अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइट में भलीकार आऊं आया महासागर नाजिया मीर। नाज़रीन, भारत पाकिस्तान मथा नाकाम हमलन खां पोइ बि पंहिंजी शरपसंदीअ खां न मुड़ियो आहे। मुसलसल उन्हनि हमलन में भारत के मुंहतोड़ ऐं भरपूर जवाब ॾिनो वियो आहे ऐं उन खां पोइ बि असीं ॾिसूं था त भारत जी शरपसंदी जारी आहे। भारत जो जेको जंगी जुनून आहे उहो जारी आहे। पाकिस्तान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि मथां ड्रोन हमला किया विया, जंहिंखे पाक फ़ौज बर वक़्त कार्रवाई कंदे नाकाम बणायो आहे। हेले ताईं DGISPR मूजिबि 25 ड्रोन्स भारत जा किराया विया आहिनि, जिन जो हींअर फॉरेंसिक मुआइनो करायो पियो वञे। ऐं नाज़रीन, इहो बि ॼाणायो पियो वञे त जेके बि हिन वक़्त ताईं जेका बि सूरत हाल आहे, न रुगो नाज़रीन मुल्क अंदरि असीं ॾिसूं था त समूरी जेका क़ौम आहे उहा मुतहद आहे। समूरी अस्करी क़यादत हुजे, सिविलियन क़यादत हुजे, हिक पेज ते नज़र पई अचे, पर उन सां गॾोगॾु आलमी बिरादरी जी बि भरपूर सपोर्ट आहे। आलमी बिरादरी पाकिस्तान जे मौक़िफ़ जी अॻु बि हिमायत कई, पर हाणे ताज़ो जेका भारत तरफ़ां शरपसंदी कार्रवाई थियूं आहिनि उन्हनि शरपसंद कार्रवाइनि जी बि न रुगो भरपूर मज़म्मत कई वई आहे, पर अहिड़े वक़्त ते पाकिस्तान जे मौक़िफ़ जी, पाकिस्तान जी ख़ुदमुख़्तियारीअ जी आलमी बिरादरी भरपूर हिमायत करे रही आहे। कुछ देर अॻु नाज़रीन अमेरिकी परॾेही वज़ीर तरफ़ां पिणु पाकिस्तान सां राब्तो कयो वियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जे मौक़िफ़ जी, मुल्क जी ख़ुदमुख़्तियारी ऐं सालमियत जी भरपूर हिमायत कई वई आहे। उन खां अॻु बि जेको नाज़रीन पहिरियों भारत तरफ़ां जेको मामिलो थियो हो, उन हमले खे बि सॼी दुनिया शर्मनाक ऐं अफ़सोस करार ॾिनो हो हिकु भेरो ॿीहर, पर भारत असां ॾिठो आहे त अञा बि शरपसंदी खां नाहे मुड़ियो। मुसलसल उहे मामला जारी आहिनि। हवाले सां नाज़रीन, अॼु जेके अहम इजलास थिया आहिनि, वफ़ाक़ी हुकूमत क़ौमी असैम्बली में पॉलिसी बयान जारी कंदे इहा ॻाल्हि कई आहे त असीं भरपूर भारत जा जेके बि अगरायूं आहिनि उनजो भरपूर जवाब ॾिनो पियो वञे ऐं अॻियां बि जेका सूरत हाल आहे भारत इनिशिएट कयो आहे त हाणे जेको वक़्तु ऐं जाइ हूंदी उनजो ताइम असां कंदासीं। हिन वक़्त ताईं नाज़रीन पाकिस्तान भारत जा 5 जेके जहाज़ आहिनि, जंहिंमें 3 राफेल ॿुधाया पिया वञनि, उन सां गॾोगॾु ॿुधाया पिया वञनि त हिकु कॉम्बैट ड्रोन बि आहे। उन समेत 6 जहाज़ भारत जा तबाह कया विया आहिनि। 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर आहिनि, उन्हनि खे तबाह कयो वियो आहे। हेल ताईं जेके 25 ड्रोन्स आहिनि उन्हनि खे किरायो वियो आहे। उनजो फॉरेंसिक हिन वक़्तु मुआइनो थिए पियो ऐं उन खां सवाइ नाज़रीन मुख़्तलिफ़ जेके आलमी फोरम्स आहिनि उन्हनि ते पिणु पाकिस्तान वञी करे पाकिस्तान न रुगो पंहिंजो एहतजाज रिकॉर्ड करायो आहे, पर भारत जी जेका इहा शरपसंदी आहे, जेको जंगी जुनून आहे, उनखे पिणु एक्सपोज कयो आहे। हिन वक़्तु नाज़रीन जेका समूरी सूरत हाल आहे उनखे मॉनिटर बि कयो पियो वञे, ॾिठो पियो वञे ऐं कहिड़े रीति हाणे अॻियां मामलनि खे वधंदा ऐं कीअं हिन जंगी जुनून खे क़ाबू कबो, उन ते पिणु तफ़सीली वीचारियो पियो वञे। पाकिस्तान जो जंगी महाज़ हुजे या सफ़ारती महाज़ हुजे, ॿिन्ही पासनि ते भरपूर तयारी आहे। सफ़ारती महाज़ जो असां ज़िक्र कयूं त मुख़्तलिफ़ आलमी फोरम्स ते पाकिस्तान पहुतो आहे, पंहिंजो जेको मौक़िफ़ आहे, पंहिंजो केस आहे, असराइते नमूने रखियो आहे ऐं उनजी आलमी बिरादरी भरपूर हिमायत कई आहे। जंगी महाज़ जी ॻाल्हि कयूं त ऑपरेशनल तयारियुनि जी जेको नाज़रीन भरपूर मुज़ाहिरो थियो आहे, जवाबी जेको रद्दमल आहे उहो पूरी दुनिया ॾिठो आहे। उन खां सवाइ जेके फर्दर ऑपरेशनल तयारियूं आहिनि उन्हनि खां पिणु क़ौम खे आगाह कयो वियो आहे। वधीक इन समूरी सूरत हाल ते गुफ़्तगू कंदासीं। मूंसां गॾु अॼोके पैनल में जेके एक्सपर्ट शरीक आहिनि उन्हनि जो तारुफ़ सां कराईंदसि। अॼोके पैनल में मूंखे जॉइन कयो आहे एयर रिटायर्ड वाइस मार्शल आहिनि आबिद राव साहब, वीडियो लिंक ज़रिए अॼोके प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा MNA आहिनि। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब प्रोग्राम जो हिसो आहिनि ऐं सीनियर कानूनदान आहिनि। मुस्लिम लीग नून जा अॻवान आहिनि सरदार यासीन आज़ाद साहब, उहे पिणु प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। कुझु देरि खां पोइ उहे पिणु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कंदा। मां ॿिन्ही खे भलीकार, ॿिन्ही जी महिरबानी मां गुफ्तगू जे लाइ वक़्तु कढियो। ऐं बेग साहब आपकी इजाज़त से आबिद राव साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। आबिद राव साहब, क्या कहेंगे अब मौजूदा सूरत हाल पर? पाकिस्तान ने डे फर्स्ट से बड़े रिस्पॉन्सिबल इकदाम उठाए, ना सिर्फ इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन की बात की लेकिन उसके साथ साथ मुख्तलिफ आलमी फोरम पर अपने केस को बड़ी रिस्पॉन्सिबल वे में रखा और अब भी पाकिस्तान पहल करने के बजाय पाकिस्तान का जो डिफेंस का जो मौक़िफ़ है, जो अमल है, वो ही हम इस वक्त देख रहे हैं। लेकिन मुसलसल भारत की जानिब से नाकामी के बाद भी हम देख रहे हैं शरपसंदी। क्या नाम देंगे आप इसको? इस वक्त सूरत हाल पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, लास्ट टाइम भी जब हमारे प्रोग्राम हुआ था हमने कहा था कि ये बहुत बड़ा मुल्क है इंडिया और बड़ी पार्टीज़ हैं, लेकिन इनके लीडरशिप के दिमाग बहुत छोटे हैं, इनकी ईगोज़ बहुत बड़ी हैं, लेकिन बिहेवियर कैरेक्टर में और जो विजिबल इनकी रिस्पॉन्सेज नज़र आती हैं, हमने कहा था जैसे एक पागल आदमी है, जुनूनी है, वो इस वक्त वो टोला इस वक्त हिंदुस्तान की हुकूमत में है। दुनिया को उसने बावर करवाया हुआ है पिछले 20-22 सालों में कि ये टेररिज्म की बुनियाद या जड़ें पाकिस्तान में है, उसका बहाना बनाकर
सो फार लोगों ने सालिसी की पेश की है, लेकिन किसी ने कंडेम नहीं किया इंडिया को। अच्छा, कंडेम अगर छोटे ममालिक करें वो मैटर नहीं करते। इनको चाहिए कि दो तीन मुल्क हैं जो सिर्फ इफेक्टिव हो सकते हैं कोई अपना हुक्म चलाने में। एक अमेरिका है, एक रशिया है, और थोड़ा बहुत चाइना है, बिकॉज चाइना की भी बात वो रद्द कर सकते हैं, उनका ऐसा वो नहीं है। सो इसलिए ये सारा कुछ हारने के बावजूद, मतलब इसके अभी तक जो इसने एक्शंस लिए हैं, सबका रिजल्ट जो है ना वो उनके हक में नहीं गया। उसने वो रविश जारी रखी हुई है। पहले उसने मिसाइल फायर किए उन जगहों पे काम था कि ये मुजाहिदीन के अड्डे हैं, मौलाना अजहर महमूद के मस्जिद में, मुरीद के में, और बाज़ और उनके हिसाब से अड्डे थे मुजफ्फराबाद में, कोटली वगैरह में। कहने का मकसद ये है कि उसने पहले तो अपनी वो जो पॉलिसी जिस पे उन्होंने 20-22 साल से मूवमेंट को टेररिस्ट मूवमेंट में इक्वेट कर दिया था, और दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया था, बिकॉज दुनिया उस वक्त और क्राइसिस से गुजर रही थी। 9/11 का वाक़या हुआ, फिर 2003 में मिडल ईस्ट में इन्वेजन हुई अमेरिका की, और उसके बाद से क्राइसिस बंद नहीं हो रहा। अभी भी दुनिया में हर जगह अमन नहीं है, मतलब यूक्रेन वॉर चल रही है, ये चल रहा है अपना मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट इसराइल का और फ़लस्तीन का चल रहा है, और अब ये इसने शुरू कर दिया है। तो कहने का मकसद ये है कि वो उसकी हट दर्मी, उसका जो छोटापन है जहन का, उसकी जो इनफेक्टिवनेस है इन अटैक्स की, वो उसने एक साइड पे रख दी है। अब उसकी एयरफोर्स बैकग्राउंड में चली गई है, उसकी आर्मी बैकग्राउंड में चली गई है, उसने इंडस्ट्री ट्री बंद कर सस्पेंड कर दिया है, सिमला एग्रीमेंट हमने सस्पेंड किया है। अब मैं किसी फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट से पूछना चाहता हूँ कि अगर ये हमने कर दिया है तो उसकी एक शिक ये थी कि हम कश्मीर का मामला बाईलैटरल लेवल पे लाएंगे, हम बाईलैटरल पे लाकर उसको रिजॉल्व करेंगे। वरना पहले हम फ्री थे कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ में जाएं और उन फोरम्स पे इसको उठाएं। तो अब पाकिस्तान को अगर खुशकिस्मती से कश्मीर का इशू दोबारा सरफेस पे आ गया है, इसको दोबारा लाइव करना चाहिए और फौरी तौर पे एक पॉलिसी अपना रिविजिट करनी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं कश्मीर की आज़ादी के लिए। दूसरा, इंडस वाटर जो उसने रोकने की धमकी दी है, उस पर हमें वाज़े पॉलिसी स्टेटमेंट देनी चाहिए कि अगर ऐसा उसने किया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या पानी किया, तो हम उसको हक रखते हैं हम कि उनके किसी वाइटल इकोनॉमिक टारगेट को हिट करें। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, जैसे कांडला कॉम्प्लेक्स है जामनगर के पास, वो हमारी जद में है, उसको हम स्ट्राइक कर सकते हैं। ये आर्म ट्विस्टिंग अगर वो हमारी करेगा तो हमारे पास भी ऑप्शंस बहुत हैं। इंडिया के बेतहाशा ट्रेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से जाती है गल्फ कंट्रीज को, हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं। और ये हमारे पास वो है, ये फॉरेन पॉलिसी का हम हिस्सा उसको बनाएं। हमें जैसे हमने पिछली दफ़ा भी कहा था कि वी आर ए वीकर कंट्री बट वी आर नॉट अ वीक कंट्री। हम भी उसका मुंह तोड़ सकते हैं, ठीक है। मतलब वो बहुत लॉन्ग ड्रॉन वॉर में हमारा नुकसान ज़्यादा होगा बिकॉज उनकी इकोनॉमी हमसे बेहतर है। तो पिछले तकरीबन 18-20 साल में जो हमारी इकोनॉमी का हशर हुआ है 2008 के बाद, जब से ये सो कॉल्ड जमहूरियत आई हैं, तो उसने हमारी पोजीशन बड़ी अनस्टेबल कर दी है। हम बार बार लोन लेने, भीख लेने, मदद लेने दुनिया में जाते हैं, तो दुनिया कमज़ोर का साथ कभी नहीं देती, ये हमें याद रखना चाहिए। तो इसलिए पाकिस्तान को इस सिचुएशन में ये देखना चाहिए, आप इस क्राइसिस से गुजरें और खुदा के लिए कोई नेशन बिल्डिंग का कोई सोचे। आप खुद सादगी इख्तियार करें, हमारे रूलर्स और अवाम को भी सादगी की ट्रेनिंग दें। हमने कहा था कि एक रोटी खा लें लेकिन अपनी खाएं। ये इस तरह कर्जों पे गुजारा नहीं होता, कोई आपको इज्जत की नज़र से नहीं देखता, इसलिए कोई खुल के आपके हक में नहीं आया है। इस क्राइसिस के बहुत सबक हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट करना ज़रूरी है कि किसने आपका साथ दिया, किसने नहीं दिया, किसने खुफिया तौर पे आपकी मदद की। बिकॉज हर क्राइसिस आपको दोस्त और दुश्मन की तफरीक बता कर जाता है। तो मेरा तो कहना यही है कि इस क्राइसिस से किसी तरह गुजरें, आप अपनी कोशिशें जारी रखें सफारती, कि दुनिया भर से, मतलब हमें हर लेवल पे कहना चाहिए कि हमें अमन चाहिए, लेकिन मोदी को अमन नहीं चाहिए। मोदी अमन की ज़बान को कमज़ोरी की ज़बान समझता है। वो इंडिया पाकिस्तान के मुसलमानों से सख्त नफरत करता है। उसने आज ड्रामा खुद अटैक करके मशरक़ी पंजाब में सिखों के मकाम पे पाकिस्तान का नाम लगा दिया है। तो ये दुनिया को समझने की बात है, देखने की है कि किसका बयानिया ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, बिकता है। तो आप देख लीजिए। ठीक, मेरा तो जी
आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए आपने वजह फरमाया जब कोई क्राइसिस आता है तो हमें उससे सीखने की ज़रूरत है। क्राइसिस अपने साथ कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आता है। तो इस वक्त भी आपने जैसे कहा कि एक बार फिर से मसला है कश्मीर, उस पर मोरल स्टैंडिंग तो भारत की जिस तरह से जो इकदाम हैं वो सारी दुनिया के सामने आ चुके हैं। एक्सपोज भारत बुरी तरह से हो चुका है और अब ये वक्त है कि हमें आलमी बरादरी की सपोर्ट तो हर तरह से मिल रही है, लेकिन उसको हमें देखना होगा कि अमलन हम उसको कैसे अपने फेवर में ला सकते हैं, मज़ीद क्या स्टेप्स लेने होंगे। मेरे साथ मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब भी हैं। बेग साहब, आप क्या कमेंट करेंगे इस पर? और जैसा कि हमने देखा कि सारी जो कौम है, सारी जो ख्वाह वो सियासी पार्टियां हों या अस्करी क़यादत हो, एक पेज पर नज़र आ रहे हैं इस वक्त और बिल्कुल एक होकर एक पैगाम दिया जा रहा है कि हम जंग के हामी नहीं हैं, हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर कहीं से कोई पहल होगी तो भरपूर दिफा का हक भी रखते हैं। क्या कहेंगे आप? जी हाँ, देखिए, मैं बहुत ही फख्र महसूस कर रहा हूँ। 5 तारीख को कौमी असम्बली का सेशन शुरू हुआ था, कल 8 तक तमाम दिन जो है तमाम बिजनेस कैंसिल कर दिया है। ओनली डिबेट ऑन पाकिस्तान एंड इंडिया कॉन्फ्लिक्ट पे है और हर एमएनए ने दिल से बिल्कुल अपने जज्बात के साथ इजहार किया है। तमाम पार्लियामेंटेरियन ने रेजोल्यूशन पास किए मुतफक्का, जिसमें पीटीआई भी शामिल है, जिसमें कंडेम करा है उन्होंने भारत की जारहियत को और पाकिस्तानी अफवाज के ऊपर पूरा एतमाद और एतबार जो है उन्होंने अपना इजहार किया है। अब ये हमने देखे हुकूमत ने नया जिम्मेदारी से मिनट टू मिनट इस खतरनाक सिचुएशन से डील करा है। सुबह 6 बजे इंडिया की जो एम्बेसी है वहाँ के चार्ज अफेयर को बुला के लेटर दे दिया था। रात को 3-4 बजे अमेरिका में लेटर डिलीवर कराने के इंतजाम, यानी बिल्कुल हम सब फैमिली की तरह यहाँ जमा है। प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ आए थे, उन्होंने तकरीर की, एक एक चीज जो हमारी अफवाज ने अकम्प्लिश की है वो बताई, टाइम के साथ, सबूत के साथ। फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तकरीर हुई, फिर डिफेंस मिनिस्टर ने उस एंगल से तमाम चीजें बतलाई, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, और यहाँ पे मेरे समेत हमने 3 दिनों में कोई और बात नहीं की। सुबह से शाम तक हमने मुल्क के लिए जो इस वक्त रेमेडियल मेजर्स लेने हैं, कलेक्टिव विजडम से जहन मिला के सब ने हम उस तरह से काम कर रहे हैं। ना लंच की फिक्र है, ना आपको डिनर की फिक्र है। अब मैं आपको काम की चीज बतलाऊं जो हमने समझना है। इंडिया हमें 3 जगह के ऊपर डैमेज करना चाहता था नाजिया। एक डिप्लोमेटिकली, यानी सिफारती सतह के ऊपर हमें आइसोलेट करना चाहता था। ये अल्लाह ताला का करम है कि हमें चाइना, रशिया, मलेशिया, तुर्की की पूरी ओपन सपोर्ट मिली है और बल्कि ईरान ने भी इनडायरेक्टली जो है हमें सपोर्ट करके गए। तो ये ममालिक से हम आइसोलेशन में नहीं गए। दूसरा, वो इकोनॉमिकली हमें डेंट मारना चाहता था। IMF को उसने लेटर लिखा कि हमारा प्रोग्राम सस्पेंड करते हैं, हमारी सेकंड रिव्यू की जो किस्त है वो नहीं दी जाए। FATF में उन्होंने कहा हमें ग्रे लिस्ट में दोबारा शामिल करें। ADPP और GSP प्लस पे उन्होंने कहा कि ये ह्यूमन राइट्स के जो क्लॉज थे उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन आपको सुन के खुशी होगी, तमाम इदारों ने इंक्लूडिंग IMF मना कर दिया कि इट हैज नथिंग टू डू विद योर इशू, आपका कन्फ्लिक्ट है जिसको आप लोगों ने आपस में हल करना है। फिर डिफेंस पे इसने बड़ा वो था तीसरा कि हम डिफेंस में पाकिस्तान को नहीं उड़ने देंगे। आज आपने देखा कल वजीर आजम ने जब बतलाया और एयरफोर्स के चीफ और आर्मी चीफ के खड़े होकर जो हम सब ने तालियों में मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करा है। 5 प्लेन उनके जो क्रैश हुए जिसमें 3 रफाइल हैं और 3 रफाइल में सिस्टम जैम हो गया था। जो पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम है उस सिस्टम ने रफाइल को ब्लैंक कर दिया था। अब ये मामूली बात नहीं है, ये चाइना की टेक्नोलॉजी वर्सेस यूरोपियन यूनियन की टेक्नोलॉजी बात कर रही है। 27 ममालिक की डिफेंस अगर फेल हो जाता है हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से, तो ये एक रेवोल्यूशन है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है जो हुई है।
इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान इसके साथ साथ नहायत जिम्मेदारी से उन्हें कहा कि जी हम इंडिपेंडेंस इंक्वायरी के लिए तैयार हैं, आप सबूत दें हमें। एक सबूत वो दुनिया को नहीं दे सके हैं। कोई बड़ी कुव्वत ने पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेसिव कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। मोदी चाहता था लाशों के ऊपर इंतखाबात लड़े और जीत जाए, वो उसका ख्वाब पूरा नहीं हो सका है। फिर इंडस वाटर ट्रीटी पे जैसे वो कह रहे हैं हम पानी बंद कर रहे हैं, वो पानी बंद कर ही नहीं सकते। इस ट्रीटी से कुछ चीजें सस्पेंड हो जाती हैं, जिसमें टेक्निकल स्टाफ का तबादला शामिल है, जो अब नहीं हो पा रहा है या नहीं हो पाएगा। लेकिन वो ना डैम इतनी जल्दी बना सकते हैं कि हमारे पानी को डाइवर्ट कर लें, और ना इस ट्रीटी से वो निकल सकते हैं। इसमें वर्ल्ड बैंक गारंटर है, और दुनिया में 8-10 ममालिक ऐसे हैं जहां वाटर ट्रीटी हुई है, जहाँ दरिया कई कई ममालिक से गुजर कर जाता है, और वर्ल्ड बैंक ने गारंटी दी है, वो गारंटर है इसका, कि अगर कोई चीज इसमें कोई एक मुल्क का इससे ट्रीटी के खिलाफ जाएगा तो उसमें क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। तो कहने का मेरा मकसद यही है कि पाकिस्तान ने जो बुर्दबारी के साथ, जो मेच्योर तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करा है, आज हम बड़ा फखरिया कहते हैं कि हमें डिफेंस आर्म फोर्सेस बिलखुसूस एयरफोर्स में भी एज और एज मिली है। हमें सफारती सतह के ऊपर भी अल्लाह ताला ने 4-5 ममालिक की सपोर्ट ओपन दिलाई है, और हमें साथ साथ इकोनॉमिकली जो वो चाहता था कि डोनर्स एजेंसीज के साथ हमारे ताल्लुकात ख़त्म हो जाएं, या वो मुआहदे जिसमें हमें मराद दी गई हैं ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट यूरोपियन यूनियन वगैरह को, वो सस्पेंड करा दिए जाए, उधर भी वो बुरी तरह बेशक आप दुरुस्त कह रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमने देखा कि जंगी महाज हो, सफारती महाज हो, या आपने कहा कि इकोनॉमिकली भी हम देख रहे हैं कि उस महाज पर भी पाकिस्तान को एक एज हासिल रहा है। इस वक्त आलमी बरादरी की हम सपोर्ट देख रहे हैं कि वो भी पाकिस्तान के साथ है। इस वक्त मॉरल स्टैंडिंग अगर हम कहें तो वो इस वक्त भारत उसमें बिल्कुल लूज कर रहा है। बहुत सारे जो इकदाम वहाँ से लिए गए, वो शरपसंद कार्रवाइयाँ, वो शरपसंद इकदाम अब बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह से जो बात आबिद राव साहब फरमा रहे हैं कि अब यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है, एक अपॉर्चुनिटी, एक क्राइसिस लेकर आया है, उसका दरवाज़ा उसने खोला है। और मसला है कश्मीर, जिस पर हमारे रहनुमा भी बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आलमी बरादरी को मदाखलत करनी पड़ेगी। ये एक आलमी मसला है, एक इंटरनेशनल पीस का मामला है, उस पर आप क्या ऐड करना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात बतला दूं, आबिद साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं आप? जी, एक चीज नाजिया अच्छी हुई है कि पाकिस्तान ने, अफवाज ने जो अटैक करे हैं, उन्होंने बच्चे और ख्वातीन को नहीं करा, उन्होंने मस्जिद गुआदार और मंदिरों को नहीं किया। हमने किया है फौजियों की चौकियों को, हमने किया है रफाइल को, हमने किया प्लेनों को। तो पाकिस्तान ने एक निहायत बुर्दबारी का दिया है। 12 दिन पहले का जो पाकिस्तान और आज का पाकिस्तान जो एक कौम बन चुका है, मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी बेशक साहब, जिस तरह से आपने कहा कि हमने देखा कि बड़े रिस्पॉन्सिबल इकदाम लिए गए, जो बैनुल अक़वामी कवानीन हों या जो जंगी रिवायात हों, उनका यहाँ पर हमने देखा कि भारत की जानब से मुकम्मल खिलाफ वर्जी, लेकिन पाकिस्तान ने उन सारी चीज़ों को बड़ी रिस्पॉन्सिबली आगे कैरी किया है। आबिद साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था बेग साहब को कि ये खुश ना हो कि वर्ल्ड बैंक गारंटर है। कश्मीर के सोल्यूशन का भी यूएनओ गारंटर था 1948 में, जब इंडिया गया था यूएनओ में इस मामले के। वो किधर है गारंटी? कमजोरी की हालत में कोई आपका साथ नहीं देता। यू शुड रिमेंबर दैट। अगर वो अगले 10 साल में कोई डैम बना लेते हैं वहां पे, अब बनने देंगे? इस 10 साल क्या करेंगे आप? और यू विल वेट के वर्ल्ड, आप अपने डैम बनाए ना, ताकि उस पानी को तो कौन बनाएगा? आपने डैम बनाने हैं, कर दिया जाता है। हम हर जगह सियासत को ले आते हैं, डैम्स के इशू भी सियासत की नजर हो जाते हैं। हमें कौन बन के सोचना है कि ये पानी ऊपर हम दे दें इंडिया को, या ये पानी अपने उन लोगों को दें जो एक एक कतरे के लिए तरस रहे हैं और जहाँ फसलें तबाह हो रही हैं। अब हमें ये हमारे लिए फिक्र है, ये सोच है। ठीक, बेग साहब आपका पॉइंट आ गया। आबिद साहब मुकम्मल कीजिएगा बात। बेग साहब, ये मामले आपके हल करने के हैं, आप असेंबली में बैठे हैं।
आपने कभी किसी ऐसे चीज के लिए कोई पॉइंट रेज किया, आपकी पार्टी ने या दूसरी पार्टीज ने? मैं आपको कोई ऐसा सवाल आपसे नहीं पूछ रहा। मैं एज ए पाकिस्तानी आई वांट टू आस्क कि इसका एक आपके पास एग्रेसिव प्लान होना चाहिए कि अगर इंडिया उधर कोई पानी हमारा रद्दोबदल करता है, आप क्या करेंगे? आप डोंट बैंक ऑन वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक मतलब यूएन, ये सारे ताकतवर का साथ देते हैं, ये सब अमेरिका की तरफ देखते हैं, अमेरिका जिधर इशारा करता है उसके बगैर आपको लोन नहीं मिलता IMF से। तो आप इस लिहाज से ये इन तसलियों में ना रहें, आप एग्रेसिव पॉलिसी बनाएं कि अगर ये हुआ तो हम ये करेंगे, इंडिया की ट्रेड रोकेंगे, इंडिया के हम कोई इकोनॉमिक टारगेट्स को हिट करेंगे। आप अपनी फोर्सेस को यूज कीजिए विद ए डेफिनेट पॉलिसी। ये इस किस्म की तसल्ली कौम को ना दें आपके जी वर्ल्ड बैंक गारंटर है तो वो करेगा। दुनिया में अखलाकी जवाज, मोरालिटी नामी कोई चीज़ नहीं है। दुनिया ताकतवर का साथ देती है और आपको पता है इस चीज़ का कि इस वक्त कौन ज़्यादा ताकतवर है, किसकी डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग बेहतर है, इकोनॉमिक स्टैंडिंग बेहतर है, किसकी दुनिया में ज़्यादा वो है। ये आपको अगर 192 मुल्कों में से 4 मुल्कों ने आपको दबे दबे सपोर्ट कर दिया है, इट इज़ नॉट ए मैटर टू बी हैप्पी, इट इज़ ए मैटर टू बी सैड कि किसी ने इंडिया का खुल के खुश होने की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं मायूसी की भी बात इस वक्त नहीं करना चाहूंगा। हम कौम को हमने मायूस नहीं करना है। हमारी कौम जो है वो हमारी एक एक इशारे की मुंतजर है, जिसपे वो सोचती है कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमारा क्या फेट है। लिहाजा मायूसी पे भी नहीं, इतनी मैं नहीं लेके जाना चाहता। मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, मायूसी की तो बात नहीं की मैंने आपके पास। मैं कह रहा हूँ फ्यूचर की ऑप्शंस हैं, फ्यूचर की जब मैं बात करता हूँ मायूसी की नहीं कर रहा। आप नहीं, फ्यूचर में हमने बिल्कुल डैम बनाने छोटे और दरमियाने दर्जे, और अब ये भारत का आपको जब पता चल गया है कि इसके दिल में क्या है और वो क्या कर सकता है, पानी से वो प्ले करके हमें वो हमारी जिंदगियों को, हमारी फसलों को तबाह बर्बाद करने के दर पे है। तो अब ये कौम को, कौम के लीडरों को सोचना है कि इस पानी को हम अपने अगर महफूज करें, रिजर्वायर बनाएं, हम हर छोटी छोटी चीज के ऊपर ये डैम वगैरह बनाने की हमें जो सरदार प्रपोजल यासीन है आजाद साहब ने भी ज्वाइन किया है। और जो बात यहाँ पर हो रही है कि हमें इस वक्त मजीद अपने नैरेटिव को मजबूत करने की जरूरत है, जो हमारा केस है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। सरदार यासीन आज़ाद साहब, आपको भी वेलकम कहूँगी इस वक्त शो में। मेरे साथ एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब मौजूद हैं, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पर? यहाँ बात हो रही है कि गो के हमारे पास हम देख रहे हैं कि मॉरल स्टैंडिंग मौजूद है भारत के हवाले से, एक एज हासिल है वहाँ पर, सफारती महाज पर, जंगी महाज पर हम देख रहे हैं कि अब तक की जो सूरत हाल है एक एज हमें नज़र आता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि हमें अपने नैरेटिव को मज़ीद मजबूत करना होगा, जो आलमी सपोर्ट है उसको अपने फेवर में हिमायत के साथ साथ अमलन हमें लाना होगा। क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए, पहली बात यह है कि पानी के मसले में जिस एग्रीमेंट पे बहस हो रही है जी, वो एग्रीमेंट मैं ये सवाल करता हूँ कि कितने हमारे मुल्क हैं जिसके जो उसके टर्म्स एंड कंडीशन से वाकफ हैं। तो सर, जब कोई इंटरनेशनली एग्रीमेंट होता है तो उसकी वैलिडिटी अपनी जगह पर होती है। और ये कहना कि जी हम कुछ नहीं कर सकेंगे, हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी तो ज़्यादा हुकूमतें बनाती हैं, लेकिन एक एग्रीमेंट है जब है। मिर्जा इख्तियार बेग साहब जो अभी ये बात कह रहे हैं कि जी हमारा अपना जो राइट है हम उसके लिए बस फाइट करेंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है इंडिया के लिए कि वो हमारा पानी बंद करे। और पानी बंद करने के लिए एक बात ध्यान नशीन कर लेनी चाहिए कि जब कोई डैम बन जाता है तो उसकी एक कैपेसिटी होती है कि कितना पानी उसके अंदर जमा हो सकता है। और जब वो कैपेसिटी उसकी वो पूरी हो जाए तो जो बाकी पानी इसमें नहीं आ सकता, उसने तो आगे चलना ही चलना है। दूसरा, उस पानी को रोकने के लिए इंडिया ने तो अभी ऐलान किया, लेकिन इंडिया ने कोई ऐसा डैम नहीं बनाया जो उस प्रोग्राम को वो रोक सके। और डैम बनाने के लिए ज़ाहिर है कि एक तवील अर्सा चाहिए, इतना आसान नहीं है कि फटाफट आप उठा के पानी को रोक देंगे। दूसरा, आपने 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा कि जब इंडिया ने ये कहा कि पानी बंद कर देंगे तो चाइना का जो पानी है उन्होंने भी कहा कि अगर ये होगा तो चाइना जो है वो इंडिया के जो दरिया हैं उनका पानी उनको बंद कर देगा। तो ये एक अपनी जगह पे है, पानी जिंदगी और मौत का मामला है।
और हर आदमी को अपने हक का लिए फाइट करना कानून उसकी इजाजत देता है। लिहाजा हिंदुस्तान में उसका ये कहना कि हम पानी का बंद कर देंगे, ये कर देंगे, ये कोई आसान इतना काम नहीं है। मायदा अपनी जगह पे मौजूद है, उसमें आर्बिट्रेशन क्लास भी मौजूद है, और आर्बिट्रेशन क्लास के अलावा भाई ये मामला जो है ना आगे जा सकता है। तो देखने ये है कि जब दो ममालिक के दरमियान कोई ग्रांटर होता है तो आप फिर इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर भी जा सकते हैं, वहां जाके मामला को आप टेकअप कर सकते हैं। अब ये बात तो सही है, हकीकत है जो माननी पड़ेगी। आज जो हम देख रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान दो इश्यूज रहते हैं, जो कश्मीर का इशू है और पानी का इशू है। ये दोनों पानी के इशूज हैं, इनको इतना आसानी से ना तो कोई खत्म कर सकता है, ना उनके राइट्स कोई उनको रोक सकता है। ठीक सदा यासीन आज़ाद साहब, मुझे एक कमर्शियल ब्रेक लेना है। नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ वापसि अचूं था गुफ्तगू के तव्हां खां कंटिन्यू कंदासीं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में वांखे ॿीहर भलीकार ॻाल्हि ॿोल असांजी जारी आहे। पाक भारत सूरत हाल ते भारत जी जेके कार्रवायूं आहिनि, शरपसंद कार्रवायूं, उन्हनि ते पिण असांजा एक्सपर्ट्स ॻाल्हाइनि पिया। जी आबिद राव साहब, ब्रेक से पहले आपने सदा यासीन साहब को सुना, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं यासीन साहब के गोशगुजार करना चाहता हूँ। अगर ये रिमाइंडर है या इनको पहली दफ़ा पता चल रहा है, इंडिया ने 2014 में कहा था कि वो इंडस को बंद करेंगे। वो पानी को निगोशिएट करना चाहते हैं, पाकिस्तान को इस पानी कम करना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तानी हुकाम क्यों सोए रहे कि अभी इन्होंने नॉन सीरियसली इसको मतलब कभी ट्रीट नहीं किया। नंबर 2, ये अब तक हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए। कोई आपका पानी बंद करे तो आप उसको क्या सज़ा दे सकते हैं और आप किस हद तक जाएंगे। दूसरा, जहाँ तक ये चाइना का है कि वो ब्रह्मपुत्रा को रोक लेगा और इंडिया तरस जाएगा, ये पाकिस्तानियों की एक खाम ख्याली है, ये उम्मीद है। चाइना ने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी, ये हमने खुद एक किस्म का वो दिया है कि फिर इंडिया का भी बंद हो सकता है और उनका बंद हो जाए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। इंडिया को चाइना अगर सज़ा दे, उससे आपका पानी तो नहीं बहाल होता अगर खुदा न खास तो बंद करे। लेकिन एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट आपके पास एक पॉलिसी होनी चाहिए कि किसी को आपके इज्जत के साथ, किसी को आपके रोज़गार के साथ, आपके सर्वाइवल के साथ खेलने की इजाज़त नहीं होगी। और अगर उसने किया, डोंट बैंक ऑन दीज इंटरनेशनल एजेंसीज, ये कुछ नहीं करते कमज़ोर का। आप ICJ में गए हैं, पानी पे आप ऑलरेडी चनाब और उस पर रावी पे हार चुके हैं मामला, चाहे उसमें आपके जमात अली शाह की नलायकी का था या जो भी था। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपना घर दुरुस्त करें, अपनी पॉलिसी ठीक बनाएं। लोगों को आपसे डरना चाहिए, ना ये कि आपको तकलीफ होगी तो कोई तीसरी एजेंसी आके उसको सजा देगी। ऐसा कभी नहीं हुआ। आप करवा लें 1948 का रेजोल्यूशन UN सिक्योरिटी काउंसिल का, करवा लें इम्प्लीमेंट। दुनिया के सारे मुल्क उसके मेंबर्स हैं, आप करवा लें उनको इम्प्लीमेंट। आप करवा नहीं सकते, कमजोरी की पोजीशन से ये फरार होने का वो है कि ऐसा वो कर नहीं सकता। उसने तो अभी डैम नहीं बनाया, अगर आज शुरू करके 10 साल में बना ले तो आप फिर उसके बाद कुछ करेंगे। ठीक, तो ये लिहाज से वी नीड टू टेक सम स्टेप्स इमीडिएटली। आपके जो डिप्लोमेटिक पोजीशन है, रीविजिट योर कनेक्शंस विद दोज जिनके लिए आपने 67 और 73 की जंग लड़ी है। आर दे विलिंग टू सपोर्ट यू टुडे? ये कहना कि जी वो हमारे साथ हैं, वो उम्मा है, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे फलाने, प्लीज़ इस कौम को मज़ीद ना एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएं। इसको खुद आप अपनी गवर्नमेंट होने का एहसास दिलवाएं कि यू हैव दीज पॉलिसीज एंड देयर इज समथिंग दैट यू विल डू। इंडिया को आपसे डरना चाहिए, UN से नहीं डरता वो, IMF से नहीं डरता वो, अमेरिका से नहीं डरता। अमेरिका से उसका इंटरेस्ट है, इसलिए वो थोड़ा बहुत उनकी बात वो कर लेता है। उसको तो मना किया गया था कि ये मत करो। ट्रंप ने ये भी कहा कि ये शेमफुल है, इंडिया ने उसको डिस्कार्ड कर दिया। जी बेग साहब, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? पॉलिसीज में मजीद क्लैरिटी, पॉलिसीज को रीविजिट करने की इस वक्त पे ज़रूरत है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसे जब सेंसिटिव हालात होते हैं तो हर चीज़ रिव्यू करनी चाहिए। फॉरेन पॉलिसी भी रिव्यू करा जाएगी, डिफेंस की ताकत को भी रिव्यू किया जाता है, और फिर डिप्लोमेटिक जो आपको सपोर्ट मस्टर होनी चाहिए, क्या वो हासिल हुई और नहीं हुई तो कहाँ पे बैकफायर हुआ है, क्यों हुआ है, और उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो ये तो बड़ा इम्पेरेटिव है कि जब भी इस तरह की कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती हैं तो आपको ये तमाम इम्पोर्टेंट चीज़ें जिसमें आप डिप्लोमेटिकली भी रिव्यू करें,
इकोनॉमिकली भी रिव्यू करें और डिफेंस में भी अपने आप को रिव्यू करके देखें कि हमने कहाँ पे हदायत हासिल नहीं कर सके और क्यों नहीं कर सके। लेकिन साथ साथ ये भी है कि पाकिस्तान की जो डिफेंस की ताकत है वो हम हमेशा अंडरमाइन करते हैं। मैं ये समझता हूँ हमारा एक मिनिमम डिटरेंट का जो लेवल है उसके ऊपर हम मेंटेन कर रहे हैं, हालांकि हमारे वसाइल हैं, लेकिन हम बजट में फिर भी डिफेंस बजट उस हद तक चले जाता है कि आप मिनिमम डिटरेंट लेवल को मेंटेन कर सकें जो हमें रिक्वायर्ड है। हम मैक्सिमम की नहीं बात कर रहे हैं, हम मिनिमम की बात कर रहे हैं। और अल्लाह ताला का करम है कि उन वसाइल में, उन पैसों में हमने जो टेक्नोलॉजी ली, जो आर्म्स लिए, आज वो आर्म्स हमें न सिर्फ बचा रहे हैं बल्कि दुश्मन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये चीज काबिल फख्र है कि ये सही डिसीजन थे हमारी जो हुकूमतों के थे। फिर जो इस अरसे में फोन किया नायब वजीर आजम साहब ने पूरे सेंट्रल एशिया में, अफ्रीका में, दूसरे सब कॉन्टिनेंट में, और एक लॉबिंग की। और फिर ये जो हमने कंट्रीज नाम लिए ये बड़े कंट्रीज हैं, इसमें रशिया है आपका, इसमें आपका चाइना है, इसमें आपका मलेशिया है, इसमें ईरान है। तो ये वो ममालिक हैं जो छोटे ममालिक नहीं हैं, ये बड़े ममालिक हैं और इन्होंने कैटेगोरिकली पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। तो इसमें हमने इसके अलावा जो बड़े ममालिक जो नहीं आ सके इतने खोल के, हमने अपनी पॉलिसी को उनकी तरफ देखना है। क्या हमने उनकी यूनाइटेड नेशन में जरूरत के वक्त सही साथ दिया है, नहीं दिया है, किस बुनियाद पे उनका हमें वो एक्टिव सपोर्ट नहीं नजर आई। तो मैं यहाँ तो एग्री करूंगा राव आबिद साहब से कि हमें रिविजिट करना चाहिए। लेकिन इस बार जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, मैं ये समझता हूँ वो इंडिया के मुकाबले में बहुत हमने एक रिस्पॉन्सिबल नेशन का किरदार अदा कर रहा है सब फ्रंट के ऊपर। और मुझे तो उस पर फख्र है, अफवाज पाकिस्तान पे फख्र है कि इतने महदूद वसाइल होते हुए भी उन्होंने हमें, आप ये देखें कि आज हम फखरिया कह रहे हैं कि रफ़ाइल का मलबा तो उठा लें, और इंटरनेशनल मीडिया में भी वो कोट हुआ है, रफ़ाइल बनाने वाले ने भी उसको एक्नॉलेज किया है। ये मामूली बात नहीं है कि रफ़ाइल को शूट डाउन कर देना। राव आबिद साहब तो खुद एयरफोर्स के बहुत सीनियर तरीन ऑफिसर रहे हैं। तो इसमें हमारे यहाँ काफ़ी हद तक मैं तो समझता हूँ अकम्पलिशमेंट भी हुए, लेकिन रिविजिट ज़रूर करना होगा हमें अपनी पॉलिसियों को भी और अपनी स्ट्रेटजी को भी। लेकिन इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का जो मिनट टू मिनट एंगेजमेंट है, मेरे इल्म में है, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब अभी आए थे पार्लियामेंट में कल, और फिर सब बातें हुई जो कि भाई किस तरह से आर्मी चीफ से मुसलसल राब्ता, एयरफोर्स से मुसलसल राब्ता। तो ये हुकूमत ने, मैं समझता हूँ, एक बड़ी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ अपना किरदार अदा किया है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान ने महदूद वसाइल होते हुए उन्होंने एक बहुत बड़े दुश्मन को इस तरह से कंटेन भी किया है और उसको नुकसान भी पहुंचाया है। ठीक, वे फॉरवर्ड की बात करेंगे। सरदार साहब जरूर इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि बैनुल अक़वामी कवानीन हो, वॉर नॉर्म्स हो, हमने देखा कि वाज़ेह तौर पर भारत की जानिब से उसकी खिलाफ वर्जी की गई। किस तरीके से इस मामले को सारी आलमी बरादरी ने देखा भी है, मज़ीद हम किस तरीके से इसको हाईलाइट कर सकते हैं, और साथ साथ वे फॉरवर्ड की भी बात कीजिएगा कि अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि मुसलसल जारियत में इजाफा हो रहा है, तो कैसे यहाँ से आगे बढ़ा जाए, क्या कहेंगे आप उस पर? सरदार यासीन साहब, ये मुझसे पूछ रही हैं आप? सरदार यासीन आज़ाद साहब से। जी सरदार साहब, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? नाज़रीन, राब्ता मुनक़ती थी हुआ, कोशिश करूँ था। सरदार साहब, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? नाज़रीन, राब्तो करण जी भी कोशिश कयूं था सरदार यासीन आज़ाद साहब सां, उन्हनि खां भी ज़रूर
असीं पुछंदासीं त हिन वक़्त ताईं असां ॾिसूं था त जेके इंटरनेशनल कानून हुजनि, वॉर नॉर्म्स हुजनि, जंहिंमें वाज़े तौर ते ॼाणायो वेंदो आहे त कंहिं सिविलियन आबादी खे निशानो न बणायो वेंदो, कंहिं आबी ज़ख़ीरनि खे या हाइड्रो प्रोजेक्ट्स खे निशानो न बणायो वेंदो। उन खां सवाइ मुख़्तलिफ़ जेके शयूं साम्हूं अचनि पियूं, भारत पारां मुसलसल उन्हनि जी भञकड़ी थिए पई, उन ते बि दुनिया खे ॾिसणो पवंदो ऐं आलमी बिरादरी खे, जंहिंजी बार बार ॻाल्हि कई पई वञे त इंटरवीन करिणो पवंदो, न रुगो लफ़्ज़ी तौर ते पर अमलन भी उन्होंने इंटरवीन करना पड़ो। बेग साहब क्या कहेंगे इस पर? वे फॉरवर्ड की बात ये बात हुई कि बिलाखिर हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े मसाइल भी आखिरकार जब उनको हल होना होता है तो वो मज़ाकरात की टेबल पर आते हैं, नेगोशिएशन ही उनका वे फॉरवर्ड बनता है। इस सारी सूरत हाल में आप क्या देख रहे हैं? इस किस्म का कोई सिनेरियो बनते हुए किसका किरदार आप देख रहे हैं उसमें? पे जवाब देना चाह रहा था जी बेग कि साहब। देखें जी, कभी भी जंगों की जो हल है वो जो मसाइल का हल है वो जंगों से कभी भी नहीं हासिल हुआ है। एंड में टेबल पे आपको बैठना पड़ता है। जितनी जल्दी टेबल पे बैठ जाए मुज़ाकरात की, जितना बेहतर होता है और जितना कम नुकसान हुआ होता है। इंडिया पाकिस्तान दोनों ने रियलाइज कर लिया, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, कि हमारे लिए ऑप्शन बहुत लिमिटेड हैं। हम एक दूसरे के साथ ताल्लुकात एक्सेप्टेबल लेवल पे लेके चलें, वही हमारे लिए मुमकिन भी है और बेहतर भी है। अब ये हमारे वो दोस्त ममालिक जिसमें अमेरिका है या सऊदी अरब है या यूएई है, मैंने सुनने में ये आया है कि दोनों ममालिक के, पाकिस्तान और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की आपस में बात हुई है। अगर ये हुई है और इसके ऊपर उन्होंने बात की है कि जी बात को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, इसको यहाँ कंटेन करें, इसको रोकें, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हतमी इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। खबरें हैं कि जी दोनों ममालिक के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने टेलीफोन पर बात की है, किसी दोस्त ममालिक के कहने के ऊपर या दबाव पे या रिक्वेस्ट पे। तो होना एंड में यही है। लेकिन अगर इसमें देर हो गई तो हम बहुत सारा नुकसान करके उस स्टेज पे जा पहुंचेंगे। लेकिन अगर इस पे हमने जल्दी कर लिया तो ये नुकसान हमारा कम हो सकता है। जी सरदार साहब से भी बेग साहब राब्ता बहाल हुआ है। सरदार साहब क्या ऐड करेंगे आप? वे फॉरवर्ड की हम बात कर रहे हैं। बेग साहब ने कहा कि बहरहाल इस किस्म के सारे मसाइल का या कोई भी मसाइल है उनका हल बिलाखिर टेबल पे ही निकलता है, नेगोशिएशन ही आखिर में जाकर उसका हल है। और अगर उसमें देर ना हो, अर्ली स्टेजेस पर अगर मुज़ाकरात की तरफ चले जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी हो सकती है। आप क्या कहेंगे? ऐसा कोई सिनेरियो आप आने वाले दिनों में बनता हुआ देख रहे हैं? उसमें किसका किरदार देख रहे हैं? या हमारी तरफ से जिस तरह से बार बार ये कहा जा रहा है कि आलमी बरादरी को ना सिर्फ लफ्जी पर अमलन आगे आना होगा, अमलन मदाखलत करनी होगी, क्या कहेंगे आप? किससे, मुझसे पूछ रही हैं? जी सरदार साहब। मैं आपका सवाल समझा नहीं। मैं समझा किसी गुस्से से आप बात कर रहे हैं। सरदार साहब वे फॉरवर्ड की बताइएगा कि कोई मज़ाकरात के हवाले से आप सिनेरियो बनते हुए देख रहे हैं और मजीद हमें क्या इकदाम लेने की ज़रूरत है ताकि आलमी बरादरी, जिसको हम बार बार कह भी रहे हैं कि वो मदाखलत करें, प्रेशराइज करें भारत को पीछे हटने के लिए, जंगी जुनून ख़त्म करने के लिए, तो इस ज़मीन में मजीद क्या होना चाहिए? देखें, दुनिया के तमाम मसले मसाइल का हल मौजूदा दौर में जंग नहीं है। जंग के जरिए तबाही आती है, तबाही के अलावा कुछ नहीं आता। और जितने भी इश्यूज हैं वो जाहिर है कि मुज़ाकरात से, टेबल टॉक से हल हो सकते हैं। आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में जब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था वाजपेयी साहब, वाजपेयी पाकिस्तान के दौरे पे आए और दौरे पे आने के बाद वो लाहौर में आए। लाहौर में एक ऐलान लाहौर से जारी हुआ। उस जमाने के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने प्राइम मिनिस्टर इंडिया को इस्लामी कदम से इनकार कर दिया। एक सियासी जमात ने बाकायदा जलसे जुलूस किए, उनके खिलाफ नारेबाजी की। वो मीनार पाकिस्तान पे गए तो वाजपेयी और नवाज शरीफ की कोशिश ये थी कि मसला कश्मीर का कोई ना कोई हल निकाला जाए टेबल टॉक के जरिए। लेकिन वो जब बातचीत कंप्लीट करके वापस चले गए, सेकंड राउंड इंडिया में होना था, तो उसके फौरन बाद आपने कारगिल इशू शुरू कर दिया और जाके कारगिल की पहाड़ियों पे कब्जा कर दिया। वाजपेयी ने नवाज शरीफ को कहा, आपने मेरी पीठ में छुरा घोंपा कर मुज़ाकरात कर रहे हैं,
और दूसरी तरफ जो है ना आपने ये हरकत की है, वो हरकत करने वाले कौन लोग थे आप सबको पता है। वरना कारगिल इशू पे जाके वहाँ पहाड़ियों पे कब्जा करना है पर कोई फायदा था नहीं और बड़ी मुश्किल से टेबल टॉक आगे बढ़ी। उसके बाद हमारी हुकूमतें जब आई, बाद में पीटीआई की गवर्नमेंट भी आई। पीटीआई के दौरे हुकूमत में तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, बल्कि उल्टा पहुंच गया 2019 वाला मामला हो गया। कश्मीर के लीगल स्टेटस को चेंज कर दिया गया और आपको याद होगा कि उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर ने कौमी असम्बली के अंदर ये कहा था कि क्या मैं जाके इंडिया के साथ जंग करूं। तो जंग आजकल का जो हालात के मुताबिक तो इन मसले का हल नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान जो कुछ इस वक्त अभी हो रहा है, मुझे ये अंदाजा है कि आखिर टेबल टॉक के अलावा कोई बात बनेगी नहीं। आप जो नारे लगा रहे हैं, जज्बाती तकरीरें कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया आप उसको अप्रिशिएट करें। उन्होंने पहलगाम के मतलब जो कहा था आप इन्वेस्टिगेशन कर दें, हमारी अगर किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट है तो हमें बताएं, हम हर किस्म की इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। वो स्टैंड जो है आज दुनिया में आप देखते हैं कि जो इस वक्त जो सिचुएशन है, जितने ममालिक हमें साथ दे रहे हैं, क्योंकि हमने माना कि हमने ये हमारा इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी तरफ हमारे जो स्पोर्ट्समैन आदमी से आए, जो हमारी जाफर एक्सप्रेस वाला इशू था या जो वाक़यात थे, बाकायदा ठोस एविडेंस के साथ आए और उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इंडिया पाकिस्तान में क्या क्या कर रहा है, वो चीज़ें आपने हैं। लेकिन आप ये मुझे बता दें कि इंडिया पाकिस्तान जो दोनों एडमी करते हैं, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं एक लंबी जंग को? मेरे नजदीक वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सिचुएशन बिला आखिर आप देखेंगे तो चंद दिनों के बाद लोग बीच में आएंगे, मुलाकात होंगे, क्योंकि इंडिया को आज आपने देखें तो हुकूमत पाकिस्तान में जो एयर स्पेस बंद थी, जितनी फ्लाइट्स हैं वो अपने इतनी दूर से घूम के जाती हैं और इंडिया का करोड़ों रुपए का पर डे का नुकसान जो है अपनी जगह पे हो रहा है। इसी तरह वाटर इशू है। देखें पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई सूरत हाल है वो एक ऐसी सूरत हाल है कि हर मुल्क को पाकिस्तान की जरूरत है और मामला तभी जब आगे जाएंगे जब पाकिस्तान टेबल टॉक करेंगे, टेबल पे आएंगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे। और अगर ये समझते हैं कि आप खुद नहीं कर सकते तो किसी को एज ए आर्बिट्रेटर भी किसी मुल्क से क्या कहते हैं कि मिसालिस के तौर पर आए और इन मामला को लेकर आगे बढ़े और कंप्रोमाइज करे। अब हम लोग को हो गए बहुत जज्बाती अंदाज में हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, नारे लगाना। हर आदमी ये कहता जी हमने तो बस सलाम को उड़ा के रख देना है। तो मैंने चंद दिन पहले कहा था कि गजा की सूरत को देख लें कि गजा में ये जानते हुए भी कि आप इसराइल का मुकाबला नहीं कर सकते, आपने जंग छेड़ी, उसका अल्टीमेट किसका नुकसान किसका हुआ? हमास वालों का हुआ मेरे। लेकिन ये मामला फिर वो भी अब कंप्रोमाइज की तरफ वो मामला जा रहा है। अब जितनी भी बड़ी जंगें कर रहे हैं उसका एंड जो है टेबल टॉक के अलावा मुझे कोई चीज नजर नहीं आती। मैं एक वकील हूँ, हमारे यहाँ मुकदमा चलते हैं 20-20 साल तक चलते हैं और बाद में जाके पार्टी आपस में कंप्रोमाइज भी करते हैं। तो ये तरीकाकार है, थोड़ा सा जज्बाती स्टाइल से हमें बाहर निकलना चाहिए और जो इश्यूज हैं उन इश्यूज को इस अंदाज में टेकअप करना चाहिए। पहले जाके दुनिया को ये तो बताएं कि जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इश्यूज हैं, पानी का, कश्मीर का, 2012 में जब मैं सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट था, मैं 206 आदमियों का डेलीगेशन लेके इंडिया गया। 23 मार्च मैंने जाके दिल्ली में बनाया और वहां दिल्ली में भी पहले अपनी स्पीच में ये बात कही थी कि इंडिया पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि वो बैठ के टेबल टॉक करें और इस तरह जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो बर्निंग इश्यूज हैं अगर वो खत्म होते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान जो इतना बड़ा पैसा जो खर्च करते हैं अपने डिफेंस पे, वो अपने अपने ममालिक से गुर्बत को दूर करने के लिए वो पैसा खर्च करें तो गुर्बत दूर हो जाएगी। तो हमें जज्बाती स्टाइल से बाहर निकलना चाहिए, जज्बाती स्टाइल से बाहर निकलना होगा। फाइनल कमेंट बैक साहब आपका। जी ये है कि आप कह रही हैं कि दो ममालिक के माबैन जंग नहीं होनी चाहिए। मैं इसको जरा सा इस्लाह कर दूं कि दो न्यूक्लियर ममालिक के माबैन में तो जंग ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बटन दबाने का एक स्टेज कहीं भी और कभी भी आ सकता है। लिहाजा हमने नस्लों को नहीं खत्म करना इस खत्ते की,
और ये सोचना है कि मुज़ाकरात भी एक ऑप्शन है, और वही मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा एडवाइजेबल ऑप्शन है पड़ोसियों के दरमियान, क्योंकि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते। तो लेकिन हमने एक मैसेज जरूर दे दिया है इंडिया को, और मैसेज यह है कि इतना आसान नहीं है पाकिस्तान के साथ बुली करना। ये आज की तकरीर में भी तमाम एमएनएज ने 3 दिन से जो तकरीर की है उनमें यही बातें की हैं कि ये मैसेज जरूर मिल गया इंडिया को कि हमारी, अगर वो बहुत बड़ा बहुत रिसोर्सफुल मुल्क है, तो हम भी जज्बे से सरशार और स्ट्रेटेजिक ताकत रखते हैं, और इतना आसान नहीं है कि वो हमारे साथ कोई भी मुल्क जो है वो बुली कर सके। तो ठीक है। पाकिस्तान ने बड़ा एक अपना मुकाम जो है मैं समझता हूँ हासिल किया इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ नेशन में, और वो ममालिक जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग को बहुत बगौर देख रहे हैं, वो बिल्कुल इस कहने पे मजबूर हैं कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। लेकिन ये हमारे लिए कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट तो यह है कि इसका पीसफुल सोल्यूशन हो, इसका पीसफुल कोई कश्मीर सोल्यूशन के हो बेग मसले साहब, का और उसी पर सोल्यूशन हो। जाहिर है सब मुत्तफिक भी जी हैं हाँ, कि कोई और इस पीसफुल पानी के सोल्यूशन निकलना मसले के चाहिए। ऊपर कोई एग्रीमेंट हो कि ये चीज को आप सियासत में ना लाएं, क्योंकि जब भी हम सियासी तौर पे कॉर्नर लगते हैं, हम पानी के मसले को उसका एक टूल बना के आगे ले आते हैं, जो मैं समझता हूँ इमोरल भी है, गैर अखलाकी भी है, और कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता। ठीक बेग साहब, वो प्रोग्राम का कानून वक्त खत्म हो रहा है, जिसके आपका तहत पॉइंट आ हमने गया है, एग्रीमेंट साइन किया। और पीसफुल सॉल्यूशन की पाकिस्तान डेफस से बात कर रहा है, इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, पीसफुल सॉल्यूशन की, और ये बार बार वाज़ेह पैगाम दिया जा रहा है कि हम जंग के हामी नहीं हैं, और ना ही जंग किसी के मफाद में। हम चाहते हैं कि पीसफुल कोई सोल्यूशन निकले, उसी पर बात होनी चाहिए, वही वे फॉरवर्ड है। नाज़रीन, बेग साहब के अवां बुधो मुसागर अॼो के प्रोग्राम में मौजूद हुआ सरदार यासीन आज़ाद साहब, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब भी मौजूद हुआ। अवां सभिनी जी गुफ्तगू ॿुधी पंहिंजे फीडबैक असांखे आगाह कजो। वरी सुभाणे मां सां मुलाक़ात कंदासीं। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।